तो मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे लिसनर जैसे जैसे हमसे जुड़ रहे हैं, वो प्लीज मुझे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें एज ए स्पीकर, ताकि हम उनके ब्रीफ व्यूज ले सकें, और जिससे कि सभी हमारी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो फ्रेटर्निटी है, कम्युनिटी है, इसमें सबका फायदा हो सके। तो शुरुआत में देखिए, हम यहाँ किसी पर्टिकुलर ब्रोकरेज को प्रमोट करने या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे कि हमको वो ब्रोकरेज कैसी सर्विस देता है, उसके ब्रोकरेज के प्लान कैसे हैं, और हम उसकी सेवा से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। हमें क्या एक से ज्यादा ब्रोकरेज में अकाउंट रखने चाहिए या एक से ज्यादा अकाउंट रखने चाहिए। ये सब चीजें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए, होती हैं, जिनको हमें समझना पड़ेगा बारीकी से एक सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए। मैं अपने बारे में ब्रीफ में बताऊं कि मेरा काफी समय से कोटक सिक्योरिटीज से रिलेशनशिप है, और कोटक सिक्योरिटीज का कुछ समय पहले तक तो जो मेरे पास प्लान था उसमें ब्रोकरेज काफी हाई थी इंट्राडे वगैरह के लिए। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जिसमें इंट्राडे की कोई ब्रोकरेज ही नहीं है, जिसमें सिर्फ टैक्सेस वगैरह वगैरह जो भी लगते हैं वो लगते हैं, लेकिन ब्रोकरेज जो है वो लगभग जीरो के करीब है। तो ये बड़ा एक एज ए इंट्राडे प्लेयर मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक प्लान हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि इंट्राडे में कभी कभी हमें बड़ा क्विक प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ता है। तो उसमें अगर ब्रोकरेज निल है तो हमको खाली टैक्स देना है, तो हम बहुत कम प्रॉफिट के मार्जिन पे उसमें से निकल सकते हैं, और एज ए ट्रेडर हम काफी सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कोटेक का नहीं, और भी मुझे मेरी नॉलेज में है कि और भी कई ब्रोकरेजेस ऐसी हैं जिनमें इंट्राडे पे ब्रोकरेज या तो बहुत कम है या फ्री है। ऐसे बहुत से प्लान्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी कोटक सिक्योरिटीज में मेरा अकाउंट है, और मैंने इंट्राडे के लिए एक अकाउंट ऐसा लिया हुआ है जिसमें मुझे इंट्राडे पे जीरो ब्रोकरेज लगती है और खाली टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए मैं एज ए स्मॉल ट्रेडर, अगर मैं 50 या 100 निफ्टी 20 या बैंक 20 में भी मान लीजिए ट्रेंड क्लियर नहीं है और मैं ट्रेड करता हूं, और मुझे मान लीजिए 100 बैंक 20 में ₹2 भी मिल रहे, तो 200 रुपए में खाली मुझे टैक्स देना है, मुझे ब्रोकरेज नहीं देनी है। अगर मैं उसको सुबह 9:30 से लेके 9:15 से लेकर रात को 3:30 दो अपना खत्म होने तक 3:30 तक अगर मैं काट देता हूं। इसी तरह से कमोडिटीज में भी ब्रोकरेज नहीं है, यानी कि आप सुबह 9:30 से लेके 11:30 रात तक कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज का जो प्लान मेरे पास है उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, सिर्फ टैक्सेस लगेंगे। तो ये बहुत आकर्षक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंट्राडे में प्ले करना एक अपने आप में बहुत स्किल वाला जॉब है, लेकिन अगर उसमें ब्रोकरेज जीरो है तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, कॉल्स हो, पुट्स हो, ऑप्शंस हो, जो कि कमोडिटीज में भी हैं आजकल। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने ब्रीफ में व्यूज दें हमें, और इस बॉल को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं वेल्थ वर्स जी से इस विषय पे उनका क्या एक्सपीरियंस है और वो कौन सी ब्रोकरेज यूज करते हैं, अगर बताना चाहें उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, या और लोगों को कैसे इसको ब्रोकरेज का चुनाव और प्लान का चुनाव करना चाहिए, इस पे अपने व्यूज रखेंगे वेल्थ वर्स जी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार मलिक साहब, बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है आज ब्रोकरेजेस के और उनके
प्लान्स के संबंध में। तो सर जहाँ तक मेरे इस्तेमाल करने की बात, तो सबसे पहले तो मैं तो एक बहुत पुराना ब्रोकर मेरा है जिससे मैं काम करता हूँ। एक तो हमारा वहाँ पर अकाउंट है, दैट इज SPFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। दूसरा हमारा एक जीरोधा में है। तो सर ब्रोकरेज हाउस के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा अभी आपने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म के हम इन्वेस्टर हैं और हमें कुछ लंबे समय के लिए इक्विटीज को होल्ड करना है, तो हमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी के, जो भी हाई क्रेडिबिलिटी के जो हमारे ब्रोकरेज हैं, उनको हमें चुनना चाहिए। और अभी जैसे जीरोधा में तो डिलीवरी पे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, वो ना खरीदने में और बेचने में, इंट्राडे पे लेते हैं। इसी प्रकार से एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, IIFL है। इस समय काफी अच्छी अच्छी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी लेवल की कंपनी है, उन्होंने अपने ब्रोकरेज हाउस बनाए हुए हैं। तो ऐसे में हमें अपने हिसाब से जो उसको जहां पर जैसा सूट कर रहा है, परंतु इतना जरूर देख लेना चाहिए कि कमीशन और ब्रोकरेज जो हमारी लग रही है, वो जहां पर मिनिमम होगी वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। परंतु उसके साथ साथ हमें सिक्योर्ड, जहां पर हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और इक्विटी भी सुरक्षित रहे। सर जहां तक सवाल इक्विटी का है, जैसे इक्विटी तो हमारे ट्रांसफर होकर DP अकाउंट में चली जाती है, तो शायद उस पर तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। परंतु अगर हमारा कैश बैलेंस रहता है, तो हमें जरूर ऐसी कंपनी को चुनना चाहिए जहां पर कि हमें हाई लेवल की क्रेडिबिलिटी हो। और इसलिए जो भी नई कंपनीज आती हैं उनमें सोच समझ के इन्वेस्ट करें। कोशिश ये करें कि पुरानी कंपनीज, जो जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने लंबे समय से पब्लिक के बीच में काम किया है, जिनके संबंध में हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पैसा, हमारा शेयर सुरक्षित है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की घटनाएं हैं, बहुत पुरानी नहीं है, जब कारवी की घटना हुई थी, तो उस समय जिन लोगों का वहां पर कैश बैलेंस था, उनको काफी दिक्कत आई और उसको मिलने में भी। शेयर्स तो किसी प्रकार से खैर मिल गए जो DP के अकाउंट में थे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमको सभी लोगों को अपने, चूंकि हार्ड अर्न मनी हम स्टॉक में लगाते हैं, तो इस कमीशन तो ठीक है, ब्रोकरेज भी, ब्रोकरेज पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पर उन साथ साथ उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके लॉन्ग हिस्ट्री को देख करके और हमें लेना चाहिए ब्रोकर हाउस को। दूसरा, हम समझते हैं कि मोर देन वन रखना जरूरी इसलिए होता है कि कभी कभी किसी एक ब्रोकर के यहाँ कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे समय पर फिर हमको कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है, कोई परचेज करनी है, कोई सेल करनी है, तो उस समय फिर हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो मेरे विचार से मोर देन वन अकाउंट, एटलीस्ट 2 अकाउंट तो होने ही चाहिए। कभी कभी किसी की साइट डाउन हो जाती है, कभी किसी का कोई ग्लिचेज आ गए, तो ऐसे समस्या से निपटने के लिए अगर हमारे पास 2 अकाउंट रहेंगे, तो हम कंपेटिवली बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और बाकी मैं समझता हूँ कि जो हमारे और लोग जुड़े हैं, ये लोग भी अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। मुझे तो अभी तक कोई ऐसी समस्या किसी ब्रोकर, जो हमारे ब्रोकर से, उनसे नहीं आई है, ना तो फंड्स के संबंध में और ना ही स्टॉक के संबंध में। और जीरोधा में जरूर कभी कभी हैवी ट्रांजेक्शन होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी उनकी साइट स्लो हो जाती है। परंतु सामान्य तौर पर तो जीरोधा में भी ठीक काम हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि यहाँ हम लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, ये किसी भी ब्रोकर को प्रमोट करने के लिए या उसकी तारीफ करने के लिए नहीं है, केवल अपने अनुभव शेयर किए जा रहे हैं सर। तो अन्य लोग भी आए और जो अपने अनुभव शेयर करना चाहें वो बताएं। मेरी तरफ से यही राय है कि कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए। और सुरक्षित अच्छी कंपनियों में, जो बड़े पुरानी कंपनियां हैं, जैसे आपने कोटक का नाम लिया, तो कोटक भी बहुत पुरानी कंपनी है। कोटक पहले इनकी शुरू शुरू में कोटक फाइनेंस के नाम से थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने बैंक बनाया, तो आज इतनी हाई लेवल पर है। तो इन लोगों के यहाँ किसी भी प्रकार की विश्वास की कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे ही अन्य कंपनियां हैं, मोतीलाल ओसवाल हैं, IIFL हैं, ये सब भी काफी अच्छे लेवल की कंपनीज हैं। फिर भी अब जो अन्य हमारे साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग अपना अगर मत रखेंगे, तो मैं समझता हूँ और अच्छा हम लोगों का चर्चा अच्छे से बढ़ पाएगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया वेल्थ वर्स जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अ, अपनी बात को सामने रखा है और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूने की कोशिश की है, जिनमें ब्रोकरेज की क्रेडिबिलिटी और चूंकि ये सारा रिश्ता बहुत ज्यादा विश्वास का रिश्ता है, इसमें ब्रोकरेज के पास आप अपने स्टॉक्स लेके छोड़ भी देते हैं, तो एक विश्वसनीय उसका होना जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है। और
जैसे कि आपने ये भी कहा कि ब्रोकरेज का जो प्लान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा अपना प्रोफाइल उसके हिसाब से। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारे लिए ब्रोकरेज का प्लान या ब्रोकरेज जो हमें लग रही है हर ट्रेड पे, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उसमें हम सेविंग कर सकते हैं। उसमें जैसे कि ज़ीरोधा के बारे में भी आपने बताया वेल्थ वर्स जी। तो ज़ीरोधा तो एक इस समय बहुत ही दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है, और इनफैक्ट ये जो इस समय जो एक एक बहुत जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है अकाउंट्स के खुलने में, तो इसका ज़ीरोधा ने पूरा पूरा फायदा उठाया है। उनके पास बहुत जबरदस्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है। और ये जो इससे पहले आप सबको याद होगा दोस्तों कि हम लोग फोन करके अपने सौदे या ट्रेड्स डलवाया करते थे, लेकिन ये ज़ीरोधा ने ही मतलब ऐसा एक तरीका शुरू करवाया कि हम खुद अपनी ऐप को यूज करते हुए अपने ट्रेड्स को डालेंगे। तो इसमें ह्यूमन एलिमेंट तो लगभग खत्म ही है मेरे ख्याल से। और शायद ज़ीरोधा में मेरे ख्याल से कई ब्रोकरेजेस में जो ये कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी है, इसके या तो वो पैसे लेते हैं या वो है, या वो बहुत कम है। मेरे ख्याल ज़ीरोधा में तो लोग सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कोटेक है या आईसीआईसीआई है, ये जो ज़ीरोधा है, इसको हम अब ब्रोकरेजेस भी दो तरह के हो गए। एक तो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज है और एक डिस्काउंट ब्रोकरेज है। तो ज़ीरोधा ने जो पायनियर किया है हिंदुस्तान में, वो एक डिस्काउंट ब्रोकरेज का एक सिस्टम पायनियर किया है इन्होंने। तो बाकी लोगों को एक्चुअली ज़ीरोधा ने इस फील्ड में आने के बाद बाकी लोगों को मजबूर कर दिया कि वो भी अपने ब्रोकरेज के प्लान्स को कस्टमर फ्रेंडली बनाएं, क्योंकि बहुत हाई लेवल की ब्रोकरेज चार्ज हो रही थी। बहुत से जो ब्रोकरेज थे बहुत ही फैंसी किस्म की ब्रोकरेज चार्ज कर रहे थे, वो चूंकि इसमें कंपटीशन नहीं था। तो ज़ीरोधा के आने से इस फील्ड में ब्रोकरेज का जो एक फील्ड है, इसमें एक नए किस्म की जो है एक सभी ब्रोकरेजेस को एक चुनौती मिली कि भाई हमको भी अपनी जो ब्रोकरेज है उसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो जो लोग हैं वो फिर ज़ीरोधा के पास चले जाएंगे। तो इस किस्म का कंपटीशन होने से आपका और हमारा सभी ट्रेडर्स जो हमारी या इन्वेस्टर्स जो फ्रेटर्निटी है, इसका बहुत फायदा हुआ है। तो इस बात के लिए हम लोग सबको ज़ीरोधा का बहुत बहुत धन्यवादी भी होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये चाहूंगा कि आप ये अच्छी तरह समझ लें कि कौन सी ब्रोकरेज आपको किस तरह की फैसिलिटीज दे रही है। इसमें कुछ हिडन भी चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए इसकी हमारा जो स्पेस करने का पर्पस है वो है भी यही कि हम लोग डिफरेंट किस्म की जो ब्रोकरेजेस हैं उनके 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 बारे में लोगों के व्यूज को समझें, और उसके हिसाब से हम ये डिसीजन लें कि हमें कौन सी ब्रोकरेज सूट करती है। और इस ब्रोकरेज के अलावा सर्विस भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, प्रॉब्लम्स तो आती हैं। कभी कभी आपका फंड के ट्रांसफर में प्रॉब्लम आती है, कभी आपकी जो ऐप है या वेबसाइट है वो ऑर्डर्स नहीं ठीक तरह से लेती है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स अक्सर हम लोग फेस करते हैं। कभी कभी एनएससी से प्रॉब्लम आती है तो रुक जाता है काम। कभी कभी ज़ीरोधा के ऊपर लोड, जैसा कि वेल्थ वर्स जी ने कहा, ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स, तकनीकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
कोटेक की वेबसाइट भी कभी कभी चाहे हैंग हो जाती है, चाहे उसमें ग्लिच आ जाते हैं, तो ऑर्डर लेना बंद कर देंगे या प्राइस के टिकर चलने बंद हो जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सवाल इस चीज का है कि अच्छी ब्रोकरेज हम उसे मानेंगे जो प्रॉब्लम आने पे तुरंत उसका रिड्रेसल का मैकेनिज्म हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और उसकी सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। उसकी सुनवाई के बाद वो आपको सॉल्व करके ये भी इंश्योर करें कि दोबारा दोबारा वो प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ तो टॉप की ब्रोकरेजेस हैं, जैसे कोटेक है, जीरोधा है, आईसीआईसीआई है, आईआईएफएल है, अपस्टॉक्स है। तो टॉप की जो ब्रोकरेजेस हैं उनसे जुड़ने का हमें ये फायदा होता है कि उनको एक अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल की चिंता होती है। अगर जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं कोटेक को जब 2-3 माध्यम होते हैं हमें इनको अप्रोच करने के। एक तो हमारे पास वेबसाइट पे ही होता है कि भाई हम उनको पर्सनल मैसेज भेज दें। हमारे पास ईमेल की फैसिलिटी भी है कि हम उनको ईमेल कर दें। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कहीं भी नहीं हो रही तो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो जो जितनी बड़ी लीडिंग ब्रोकरेजेस हैं, ये सोशल मीडिया पे भी अगर आप जो डालते हैं उससे काफी प्रभावित होती हैं। और अगर वैसे डायरेक्ट वे में आपका काम नहीं हो रहा है तो ये सोशल मीडिया पे जब आप अपनी तकलीफ को ट्विटर पे, फेसबुक पे या जहां जहां ये अवेलेबल है वहां पे आप डालते हैं तो सुनवाई जल्दी होती है, क्योंकि इनको अपनी गुडविल की चिंता होती है, इनको अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है। ये फटाक से आते हैं कि साहब आपको क्या प्रॉब्लम है, हम हल करेंगे प्रॉब्लम को। तो इस किस्म से आपको बेटर एक इनका रिस्पांस मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि और भी जो हमारे साथ लिसनर्स जुड़े हैं वो भी प्लीज आए, और जिस भी ब्रोकरेज में उनका अकाउंट है वो हमें शेयर करें कि वो उससे सेटिस्फाइड हैं, वो कौन से प्लान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इंट्राडे के लिए जो मैं यूज करता हूं वो जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान है कोटेक का, और कई और ब्रोकरेजेस के भी हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात भी है कि हम लोगों को इसकी बारीकियां भी समझनी पड़ेंगी। अब मेरे ख्याल से जीरोधा में अगर आप एक ऑर्डर डालते हैं तो उसके वो 20 रुपए लेते हैं। अच्छा, अब वो ऑर्डर 10 शेयर का भी हो सकता है, वो ऑर्डर 1,000 शेयर का भी हो सकता है। उन्होंने 20 ही रुपए लेने हैं पर ऑर्डर प्लस टैक्सेस, है ना। और एक लॉट का भी हो सकता है डेरिवेटिव्स में, और 10 लॉट का भी हो सकता है, तो शायद उसके भी वो 20 ही रुपए लेते हैं। तो ये आप देखिए कि अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो आपको तो ब्रोकरेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अच्छा, और कोटेक में तो और एक मजेदार बात है, इनका जो प्लान है इसमें 20 रुपए भी नहीं है, इसमें जीरो ब्रोकरेज है। आप चाहे 1 लॉट ले चाहे 20 लॉट ले, ब्रोकरेज है ही नहीं, खाली टैक्स लगेंगे। जीरोधा में फिर भी आपको 20 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ेंगे, लेकिन कोटेक में आपको जीरो ब्रोकरेज है, सिर्फ टैक्सेस देने पड़ेंगे। देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा, हम यहाँ किसी पर्टिकुलर ब्रोकरेज को प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा तो पर्पस ये है कि हम जो ट्रेडर्स हैं, हम जो इन्वेस्टर्स हैं, हम अपने लिए, अपने फायदे के लिए ब्रोकरेज ऐसी चुने जिससे कि हमारा मैक्सिमम फायदा हो। तो इसमें दूसरों के अनुभव से हम फायदा उठाएं, ये हमारा पर्पस है। तो आ, आ, हम जबकि इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के रिस्पांस का कि जो लोग अपने बारे में शेयर करना चाहें, मैं वेल्थ वर्स जी से दोबारा बोलूंगा कि अभी तक जो बातचीत हुई है उस पर अपने एक कमेंट्स दें ताकि हम आगे बढ़ें। जी, मलिक सर, आपने जैसा अभी जितनी डिटेल में बताई हैं सब बातें, तो इनसे ये चीज स्पष्ट हो रही है कि देखिए, जीरोधा ने एक वास्तव में कल्ट चेंज की, एक तरह से क्रांति का सूत्रपात किया, और उसके बाद उसी के तरह से बहुत सारी नई नई कंपनियां आई
तो जीरोधा ने चूंकि स्टार्ट किया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि जीरोधा में उसका काफी अच्छा उनको शेयर भी मिला है, और आज की डेट में हाईएस्ट शेयर उनका चल रहा है। जहां तक और ब्रोकरों की बात है, तो सर वो लोग भी काफी दिन पहले से 2004-5 से तो मैं भी ऑनलाइन की सुविधा मुझको उपलब्ध है, परंतु यह है कि मोबाइल पर शायद उतनी सुविधा अच्छी नहीं थी। अब जैसा अभी आपने बताया कि जीरोधा में केवल आपको जो भी करना शायद प्लेटफॉर्म पर ही कर सकते हैं, उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। और एक चीज जीरोधा में और रहती है कि आपके, मान लीजिए कि कोई पोजीशन चल रही है और आपका एकाएक मार्जिन, कोई आपका शेयर प्लेज है, उसकी वैल्यू घटी और उसका मार्जिन रिड्यूस हुआ, तो इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिलती है, और वो ऑटोमेटिक आपको पेनलाइज भी कर देते हैं, कई बार पेनल इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये भी है कि कुछ ऐसे ब्रोकर हाउस भी हम लोग के पास होने चाहिए जिनमें कि डुअल सिस्टम हो, मतलब जहां पर ऑनलाइन भी सुविधा है और जहां पर मैनुअली भी आप कांटेक्ट कर सकें। तो अगर कोई ग्लिच आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कई बार जहां पर मैनुअल सुविधा उपलब्ध होती है, तो वहां हम लोग अपने ऑर्डर्स को मैनुअली उनसे बात करके भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जहां पर 100% मैकेनिज्म है, वहां थोड़ी सी इस तरह की समस्या आती है। अब जीरोधा में एक प्रॉब्लम और भी बताई जाती है, हालांकि हमने तो कभी वहां इस्तेमाल नहीं की इस तरह से, कि वो आउट ऑफ द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं हेजिंग के लिए बहुत दूर के अलाउ नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से कई बार आदमी को क्लीन ही मतलब नीट करना पड़ता है, और नजदीक के ही आउट ऑफ मनी से आप हेजिंग कर सकते हैं, जो कि अन्य ब्रोकर इसको अलाउ कर देते हैं कई बार। वहां दूर का आउट ऑफ मनी, मान लिया 5 रुपए की हमने कोई कॉल खरीद ली और 200 रुपए की बेच दी, तो हमारा हेजिंग हो जाती है, हमारा मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन पैसा कम लगता है। परंतु जीरोधा में थोड़ा सा इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है कि वो आपको आउट ऑफ मनी की कॉल को थोड़ा कम अलाउ करते हैं, या नहीं अलाउ करते, शायद 5 रुपए 2 रुपए वाली कॉल से हेज करना है, उससे पुट से हेज नहीं करने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो ये मानना है कि भाई जीरोधा को भी इस्तेमाल किया जाए, और उसके साथ साथ अन्य जो हमारे अच्छे ब्रोकरेज हाउस हैं, तो उन लोगों से हम लोग भी संपर्क रख सकते हैं, जहां पर डुअल सिस्टम हो, तो हमको दोनों जगह की सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। अब मैं चाहूंगा सर नीलेश जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, अगर वो थोड़ा सा, काफी सीनियर हैं, काफी अनुभव है उनका, तो अगर कुछ वो इस बिंदु पर अपने विचार रखेंगे तो शायद और लोग लाभान्वित होंगे। मैंने अंकित जी को भी मैसेज भेजा था, लेकिन अंकित जी शायद एक्सेप्ट नहीं किए अभी। तो नीलेश जी अगर आप इस पर कुछ रखें तो सब लोगों का और ज्ञानवर्धन होगा सर। नीलेश जी को मैंने भी मैसेज भेजा है स्पीकर का, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, शायद वो इस पोजीशन में नहीं होंगे। राजवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुद काफी एक्टिव ट्रेडर हैं, और इनको काफी अनुभव है। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे बाद में, पर नीलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब मैं नीलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ब्रोकर का चुनाव है और उसके बाद फिर ब्रोकरेज और प्लान का चुनाव है, इस पे नीलेश जी आप अपने विचार रखें ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। सर पहले तो सॉरी, मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ, नीलेश सर की आईडी से हुआ हूँ ज्वाइन, और तो नीलेश जी अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए मैंने कहा इन्फॉर्म कर दूं। तो कोई बात नहीं दुर्गेश जी, आप भी बोलिए कुछ, आप भी तो काफी अनुभवी हैं, आपका अनुभव तो वही है, नहीं नहीं तो आप अपने अनुभव के हिसाब से कुछ शेयर करना सर, जरा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा दुर्गेश जी, था। आप अपने अपने व्यूज शेयर करिए कि ब्रोकरेज कैसे चुनी जानी चाहिए, कौन सा प्लान लिया जाना चाहिए। आप तो खुद ही बहुत ही एक वेटरन ट्रेडर हैं, तो आप बताइए, गाइड मार्गदर्शन कीजिए। क्या बोलूं सर, जिसका कुल मिला के वही ब्रोकेज में करना चाहिए जिसमें पैसे ब्रोकेज कम लगे, पहली चीज। दूसरी चीज, समझो गिल्टेज ना हो, जिस सॉफ्टवेयर में बार बार जल्दी जल्दी जिसमें गिल्टेज होती हो, सबसे पहला काम तो वो देखना चाहिए कि जिसके हैंग ना होते हो जिसके सॉफ्टवेयर, और जिसकी प्रॉपर चलता हो और इजी सेटअप हो। ब्रोकेज तो अपनी जगह है ही, वो तो कम होना ही चाहिए। और लगभग सभी ब्रोकेज आज के जीरो एडजस्टिंग सभी ब्रोकर हो गए हैं, वो तो उनके चार्जेस लगभग सबके सेम हो गए जरूर सब जब से आया है। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेडिंग करते समय में बार बार जिसके हैंग होते हैं, किसी के कुछ प्रॉपर सौदे नहीं डलते, वो प्रॉब्लम जिसमें आती है, उसमें बीच में जैसे फायर्स में आ रहा था काफी प्रॉब्लम, फिर कभी कोटक में भी बीच में काफी आया। तो जिसमें बार बार जल्दी जल्दी होता हो उससे दूर हो, क्योंकि अपनी पोजीशन कभी भी फिर उसमें काफी बड़ा नुकसान या फायदा दोनों हो सकता है। लेकिन जिसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर चलता हो, मेरा मानना कि वो ज्यादा
ब्रोकेज हाउस वो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच दुर्गेश जी, आपने अपने व्यूज दिए और बहुत अच्छा आपने कहा। और इससे पहले वेल्थ वर्स जी, आपने जो ये बात कही थी कि ड्यूअल सर्विस होनी चाहिए, यानी कि कॉल एंड ट्रेड की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरा अकाउंट कोटक में है जिसमें कि मुझे खुद ऑर्डर डालने चाहिए या इंट्राडे फ्री वाला अकाउंट है, उसमें भी मेरे पास एक ऑप्शन है कि कोई एक नंबर या एक व्यक्ति वो मुझे देते हैं कि जिसको अगर दिक्कत हो जाए तो इमरजेंसी में मैं कॉल कर सकता हूं। तो ये फैसिलिटी है मेरे पास। लेकिन मुझे लगता है जीरोधा में ये है कि नहीं, ये जो जीरोधा को यूज करते हैं वो बता सकते हैं। तो हमारे साथ राजवीर जी जुड़े हैं, वो भी बड़े वेटरन ट्रेडर हैं। इनफैक्ट अगर आप इनकी आईडी पे जाएंगे तो एक सिस्टम भी इन्होंने दिया हुआ है जो ट्रेडर्स के लिए फ्री है, आप उसको यूज करके निफ्टी में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो राजवीर जी, आप बताइए कि ब्रोकरेज का चुनाव कैसे हो और प्लान का चुनाव कैसे हो। गुड आफ्टरनून सर। वैसे मैं एक्चुअली ब्रोकर हाउस का थोड़ा मुझे नॉलेज कम है कि वो क्या चार्ज करते हैं, कितना चार्ज करते हैं, अलग अलग का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बट मेरा प्रिफरेबल अगर रिटेलर्स है उनके लिए ये रहता है कि वो अपने आसपास कहीं कोई छोटी फ्रेंचाइजी हो, वहां से अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो डायरेक्ट वो फ्रेंचाइजर को कॉल करके अपना जो ट्रेड है वो बाई सेल कर सकता है। तो वो थोड़ा इजी इसलिए रहता है क्योंकि कॉल सेंटर में कॉल करने से वहां पे वेरिफिकेशन होता है, वो सब में अपना टाइम निकल जाता है। तो एक मतलब ये मैं ये प्रीफर करता हूँ कि अगर कोई छोटा फ्रेंचाइजर है अपने आसपास तो वहां पे कॉल करेंगे तो वो अपना नंबर देते हैं, अपने डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं, वो इतने बिजी भी नहीं रहते हैं कि हर बार उनका कॉल आए। और सेकेंड थिंग, ये जो आपने बोला जो ट्रेड के टाइम पे सिस्टम अपना काम नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप कोटक बोल रहे हैं, तो कोटक में ऑलरेडी मेरा एक केस फाइल हुआ है कोटक में, क्योंकि एक टाइम पे सिस्टम उनका टेक्निकल रीजन से काम नहीं कर रहा था और मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और जब भी वहां पे कंप्लेन करते हैं तो वो टेक्निकल एरर करके वो निकल जाते हैं बच के। और सेबी और अपना एनएससी पे ऐसा कोई रूल्स नहीं है, कोई उन्होंने कोई इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है कि अगर ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो हमारा जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए, या उसके लिए कंपनी वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दे, वो लॉस है वो लॉस ही रहेगा। तो इसके अगेंस्ट तो ये मेरा केस एक चल रहा है, तो वहां से अगर कुछ उसके केस के अकॉर्डिंग कुछ आ रहा है तो सेबी कुछ रूल रेगुलेशन चेंज करे। तो बाकी यहाँ से कोई टेक्निकल में आप कंपनियों से नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि वो लोग तो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो बस यही था। थैंक यू वेरी मच राजवीर जी। आपने जो बाकी लोग हैं प्लीज अपने को म्यूट रखेंगे जब तक कि उनसे हम रिक्वेस्ट ना करें बोलने के लिए, क्योंकि उससे ना आवाज इको करती है। तो गोविंद जी, नीलेश जी, आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर देंगे। जब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तब आप प्लीज ऑन करिएगा, या जब आपने बोलना हो। तो राजवीर जी ने बहुत अच्छी ये बात भी बताई कि अगर ब्रोकर आपके आसपास कोई फ्रेंचाइज वाला है तो ये भी एक बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी कई बार आती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अपने डीलर या जो भी ये देते हैं कोटक वाले, कई बार टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो कई बार लग भी जाता है, कई बार क्विकली भी हो जाता है। तो लेकिन ये है कि अगर ब्रोकर वो है जो आपके फ्रेंचाइज वाला है तो उसमें रश भी कम हो सकता है, वो पर्सनल थोड़ा और सर्विस दे सकता है। तो देखिए, यही हमारा पर्पस भी यही है कि आप सबको अलग अलग क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, क्या प्लान्स अवेलेबल हैं, ये सब हम जितने जागरूक होंगे, जैसे राजवीर जी ने केस भी बताया कि उनका सुनवाई नहीं है। सच्चाई बताएं तो राजवीर जी, जो ये ब्रोकरेजेस, कोई भी ब्रोकरेज होता है जो आपसे साइन कराते हैं, जैसे मुझे याद है जब मैंने अकाउंट खोला था तो
तो 25 पेज का, 30 पेज का, या पता नहीं कितने 15 पेज के अकाउंट होते हैं, और उसमें 50 सैकड़ों क्लॉज होते हैं। आपको खाली वो जो भी बंदा होता है या वो बताते हैं यहाँ टिक किया हुआ है, यहाँ साइन करते जाओ। अगर आप पूरे क्लॉज पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप सब कुछ इनको सरेंडर कर देते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा उसमें नुक्ताचीनी निकालेंगे तो आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते। मेरा तो ऐसा व्यू है। मैं एक्चुअली ये 2008 में जब ये मार्केट क्रैश हुआ था, तब भी ये हुआ था कि जो लोगों के ट्रेड्स बाय में थे, तब वो जितने भी ब्रोकर हाउस है उन्होंने ट्रेड लेना ही बंद कर दिया था। ना ही वो बाई कर रहे थे, ना ही सेल कर रहे थे, और ना ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने दे रहे थे। तो वो टाइम पे भी सबने ये इश्यू रेज किया था सेबी में कि ये जो हमारा लॉस हो रहा है उसको आप कहाँ से वो करोगे। बट वो टाइम पे भी सेबी ने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और अभी 2-3 साल से आप देखो तो जीरोधा अपस्टॉक्स में भी ये हो रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो ट्रेडर फंस जाते हैं, वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो अभी भी वो इश्यू से भी सीरियसली नहीं ले रहा है। तो और मेरा केस भी ये था कि जब कोटक में इश्यू वो हुआ, तब मैं कस्टमर केयर में कॉल कर रहा था, तो वहां पे बिजी आ रहा था। मैंने 10-15 कॉल की, वो बिजी आ रहा था। उसमें मेरा ट्रेड वो टाइम पे भी कुछ क्रैश हो रहा था मार्केट, और उसमें भी मेरा कुछ अराउंड जब से मैं सेल कर रहा था, तब से 7-8% मेरा वो ट्रेड माइनस में चला गया था। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, मैंने टेक्निकल बहुत, ये जो आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया में रेज करे इश्यू, पर इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ वो बोलेंगे कि आप पर्सनल में डीएम में आ जाओ, डीएम में बात करेंगे, फिर वो चला जाएगा, वो फिर उसमें कुछ होगा नहीं। और लीगल में भी आप वो उसके ऑफिस में भी चले जाओ कोटक की, तो वहां पे भी यही बताएंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये हमारा फॉल्ट नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फिर हिसाब किताब हो जाता है। और ये मेरा केस भी अराउंड अभी 3 इयर्स हो गए, अभी तक एक भी बार कोर्ट ने डेट नहीं दिया है। तो टेक्निकल में तो हर जगह यही है। बस आपको मेरा उसके बाद मैंने ये एज अ ट्रेडर मैंने ये सोचा कि इससे बेटर के वही मेरा कोई फ्रेंचाइजर होता और मैं उसको डायरेक्ट उसको कॉल कर देता, क्योंकि वो अगर अच्छा रिलेशन है तो वो पर्सनल नंबर भी देते हैं, मोबाइल भी 2-3 उनके पास होते हैं, लैंडलाइन भी होते हैं, तो अपना काम निकल जाता है वो टाइम पे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच राजवीर जी, आपने अपना अनुभव बताया। और ये सही बात है कि हम ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को भी एक कोई हमारा फोरम होना चाहिए जहां पर हम इकट्ठे होकर अपनी बात सेबी तक पहुंचा सकें, या ऐसे केसेस में हम मिलके कुछ कर सकें। तो वो ये स्पेस भी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो गॉड विलिंग ऐसा कुछ फोरम हम लोग बनाएंगे कि कम से कम हम अपनी आवाज को उठा सकें। नीलेश जी, आप अपना हाथ कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरे पास 2 लोग हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। पहले तो मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गोविंद जी, आप किस ब्रोकरेज से जुड़े हुए हैं, आपका क्या अनुभव है, प्लीज हम लोगों से शेयर करिए। नमस्कार जी, मैं गोविंद बकरोटिया बोल रहा हूँ। मेरा अनुभव जो है पिछले कुछ दिनों में ब्रोकरों के साथ खराब रहा है। उसकी वजह ये रही है कि भरोसे के अंदर उन्होंने बिना बताए कमीशन रेट ज्यादा चार्ज कर लिया। जो अकाउंट खोलते टाइम जो फॉर्म भराए जाते हैं, तो उसका पूरा डिटेलिंग जो होता है वो सेबी के अंदर अपलोड करना पड़ता है ब्रोकर को। उसे बोलते हैं यूनिक क्लाइंट कोड। तो जो क्लाइंट कोड होता है उसके अंदर ब्रोकरेज वगैरह का सारा हवाला दिया जाता है। सेबी का रूल है कि कोई भी ब्रोकर विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द क्लाइंट ब्रोकरेज नहीं बढ़ा सकता है, जैसा कि मेरे को मालूम है। तो हम 2 ब्रोकर के साथ काम करते हैं, तो एक ब्रोकर के साथ 2 साल से ही कर रहे थे। तो हमने वहां, आपको आवाज आ रहा है ना मेरा सबको? हाँ, आ रहा है गोविंद जी, अच्छी तरह आवाज आ रहा है, थैंक यू। तो मैंने रेस किया उसको राइटिंग में, मेल वेल। पहले तो फोन पे बोलते रहे 2 दिन में क्रेडिट दे देंगे। क्या अमाउंट जो बैठता था डिफरेंस का 10 लाख रुपए बैठता था, 10-12 लाख रुपए करीब ब्रोकरेज डिफरेंस का। हमारा जो डिलीवरी के अंदर काम होता था मेनली, तो
10 पैसा उनको चार्ज करना था, उसकी जगह 30 पैसा चार्ज करने लगे। शुरुआत के 10-20 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनने 10 पैसा चार्ज किया, तो चूंकि भरोसे के आदमी थे तो हम सोचे चलो चलने दो, कोई बात नहीं। लास्ट में जब चेक किया तो पता लगा वो 30 पैसा चार्ज कर रहे हैं। तब हमने उनको फोन वोन किए तो फोन पे बस 2 दिन में 4 दिन में करा देंगे। हमने कहा फोन पे तो ऐसे काम होते भी नहीं है। तो हम राइटिंग में मेल डालना चालू किया और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को ट्वीट किया कि भाई मेरे को कंप्लेंट है आपके यहाँ से। और बल्कि वो यही नहीं किया, और भी ब्रोकर क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते थे। तो 1 साल हमने उनको सब्सक्राइब किया था, तो उसका वो 25,000 प्लस जीएसटी लगा के 29,000 रुपया हमको डेबिट कर दिया। चलो ओके, हमने 1 साल का उनको सब्सक्राइब किया और उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ फर्दर इसमें पीरियड ऐड कर देंगे, 1.5 साल सर्विसेज देंगे। ठीक है, उनने वो सर्विसेज हमारी 12 महीने में ही क्लोज कर दिया। और बीच में हमने मुश्किल से वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका 10-5 बार अटेंड किया होगा शुरुआत के 1 महीने में। जब वो 1.5 साल उनका बीत गया तो उन्होंने विदाउट अवर कंफर्मेशन पैसा फिर डेबिट मार दिया, 29,000 रुपया। तो उस ब्रोकर के हेड ऑफिस में हम फोन लगाया, कंसर्न लेडी थी, बोले जी वो तो ऑटोमेटिक रूट से हो जाता है। मैंने कहा मैडम आपके यहाँ अकाउंट है, हमारा पैसा क्रेडिट है, तो ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? हमने तो 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया, आप पैसा थोड़ी डेबिट कर सकते हैं। ये तो आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, ये तो गलत चीज है। मैंने किसी भी कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा उनको मैंने समझाया, समझने की कोशिश नहीं की। और फिर हमने उनके जब वो देखे ब्रोकरेज के, तो ब्रोकरेज ज्यादा चार्ज किया हुआ था, तो हमने उनका जो कस्टमर केयर होता है उसमें हमने राइटिंग में कंप्लेंट डाला। उनको लगा कि ये आदमी शुरुआती मैनेजिंग डायरेक्टर से कर रहा है ट्वीट करके। मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई ये ट्वीट करने वाला आदमी है तो इसका काम सलटाओ। तो हमारे को उनने 9.5 लाख रुपए क्रेडिट दे दिए। अच्छा, चूंकि वही टीम दूसरे ब्रोकर के यहाँ थी उससे पहले, उसके यहाँ भी हम अभी भी काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। तो हमको खुद का हुआ, संदेह हुआ, तो मैंने कहा भाई उसके भी अपन कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करें। अपन तो कभी चेक नहीं करते, भरोसे में रह जाते हैं। तो उसके यहाँ भी वही लोचा निकला। और उसके यहाँ जो लोचा निकला वो तो करीब 7-8 साल से गड़बड़ कर रखे हैं। तो उसको हमने बार बार मेल कर रहे हैं तो उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। बोला जी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वर्बल बात करते हैं, रिटर्न कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने उनको 3-4 बार तो राइटिंग के अंदर टाइम दे दिया कि आप 7 दिन के अंदर हमको कंफर्म करिए, अदरवाइज वी विल कंप्लेंट टू द सेबी। लेकिन वो बस बातें मीठी करते हैं, लेकिन किया अभी तक कुछ नहीं वो। और उसके यहाँ तो अमाउंट बैठेगा कम से कम 25 लाख रुपए का कमीशन का डिफरेंस। तो क्या करना चाहिए अपने को? भाई सेबी का तो रूल है कि बिना, हमारे पास जो उनका यूनिक क्लाइंट कोड है उसका कॉपी है हमारे पास, स्क्रीनशॉट है। और हमारे यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, कभी हमसे बोला नहीं गया है। और हम तो जो 10 पैसे चार्ज करने की बात थी उनसे, हम तो ये बोलते रहे भाई 10 पैसे आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, समय बदल गया, आप इसको 5 पैसे डिलीवरी में करो। बोला नहीं हम करा देंगे सर, हम करा देंगे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम ऑलरेडी वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और बल्कि यही नहीं, एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारे पास ऐसे हैं जो एक ही डेट में 2 कमीशन रेट चार्ज किए हुए हैं, 30 पैसा और 50 पैसा। मैंने कहा भाई कौन से जमाने में रह रहे हो आप लोग? 50 पैसा कोई कमीशन चार्ज किया जाता है क्या, जहां दुनिया फ्री में काम कर रही है? एक ही कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक ही डेट में और 2 कमीशन रेट लगे हैं। और जो 2 कमीशन रेट लगे हैं, हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट नोट है जिसमें मान लीजिए 15 लाख रुपया का एक सौदा है, उसके अंदर गोविंद जी हम आपकी बात को बिल्कुल समझ गए और मेरे ख्याल जो हमारे लिसनर हैं वो भी समझ गए गोविंद जी। हाँ, इसका मतलब ये है गोविंद जी, थैंक यू वेरी मच गोविंद जी, क्योंकि हम इसको एंडलेसली नहीं डिस्कस कर सकते। बहुत अच्छे से सफाई से आपने अपनी बात को रखा है गोविंद जी। और इससे हमें ये सबक मिला है कि हम लोग सब जागरूक रहें। और देखिए आप जो फेथ की बात कर रहे हैं, तो वो अगर आप कह रहे हैं कि 2-2 3-3 साल बाद आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसा फेथ भी थोड़ा सा मतलब हमें अपनी जागरूकता पे सवाल पैदा करता है। तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें शुरू से जागरूक रह के और अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को चेक करके ब्रोकरेज को जो हमने प्लान लिया है उसको मिला के, ताकि अगर वो तुरंत कार्रवाई ना करे तो हम उनको नमस्ते करके किसी दूसरी ब्रोकरेज के पास चले जावें,
ट्रैक ना करते कि रहना चाहिए। अभी जैसे मान लो जिस ब्रोकरेज में चक्कर फंसा है ना, मैं 25 लाख रुपया मैंने अभी हिसाब पूरा बनवाया नहीं, अकाउंटेंट से बनवा रहा हूँ, तो हो सकता है ज्यादा भी बैठे, उसका मतलब 7-8 साल का फर्क है, तो दो अकाउंटों में फर्क है, तो हो सकता है ज्यादा ही बैठेगा। तो उनके मैनेजिंग डायरेक्ट जो मतलब मैनेज ये जो चीफ सीईओ वगैरह, इनको सीएफओ, इनको सबको मैं मेल मार्क कर चुका, और उनका कस्टमर जो कंप्लेंट सेल होता है उसमें मार्क कर चुका। अब लास्ट उनको बार बार यही बोलते हैं फोन करके, साहब 4 दिन का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, 3 दिन का समय दीजिए। अभी लास्ट में तो उनका एक ऑफिसर बोला, मैंने उसको कहा कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप बेनिफिशियरी हैं, आपने पैसा ज्यादा चार्ज किया है, पैसा आपके कंपनी में ज्यादा पहुंचा है, तो क्लाइंट का पैसा बाइज्जत वापस करिए, आप इतना रेसिस्टेंस क्यों दिखा रहे हैं। मैंने कहा आप तो अभी तक ऐसे ही नहीं किए भाई। हाँ अभी उनका गोविंद लास्ट जी मेल मैं आया 2 दिन नहीं पहले गोविंद मेरे जी मैं पास। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपकी, देखिए हम यहाँ पे आपके सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको फाइट करना पड़ेगा। हाँ लेकिन गोविंद जी थैंक यू वेरी मच। हमने इससे लेसन ये सीखा सर कि हाँ चाहे कोई भी ब्रोकरेज हो, पहले दिन से जागरूक रहिए, अपनी ब्रोकरेज चेक करिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को चेक करिए, अगर दिक्कत है तुरंत उनको कंप्लेंट करिए, नहीं मानते सेबी के पास जाइए। और ये बात सच है गोविंद जी कि जो आप तो खैर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे तो जो छोटे छोटे लोग हैं उनको तो 5-10-20 हजार रुपए की जो या लाख रुपए की कैपिटल से काम कर रहा है, उसको तो आप सोचिए कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत उसको दस बीस ऐसा मैं हजार रुपए भी 10-20 हजार रुपए भी ज्यादा लग जाए तो उसको दिक्कत है ना, आपको तो लाखों की हाँ, है ना। सर मैं एक चीज और पॉइंट आउट करूंगा, ये जो जी जी ब्रोकरेज हाउस है ना, कहाँ दिक्कत करते हैं ये लोग, क्या है, क्लाइंट को रिकमेंडेशन देते हैं स्टॉक्स की। जी बराबर बराबर है, बड़े जो ब्रोकिंग हाउस है रिकमेंडेशन देते हैं, और उसमें ज्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत हाई वैल्यू के होते हैं। बेचारा जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो तो नहीं कमा पाता, लेकिन कमीशन में ब्रोकरेज की बल्ले बल्ले हो जाती है। और इतने शॉर्ट कॉल देते हैं, इतने शॉर्ट टाइम के कॉल देते हैं कि पता लगा कि अपने घर में तो नहीं आए 10,000 रुपए, और ब्रोकरेज में और उसमें जो भी खर्चा वर्चा टैक्स वैक्स में 50,000 रुपए निकलते हैं। देखिए गोविंद जी, इस बिंदु पर ऐसा है ना कि इस बिंदु पर हमारे राजीव जी ने एक और पहले भी स्पेस किया था, जिस पर हम्म उन्होंने टीवी के संबंध में भी चर्चा हुई थी। तो देखिए हम्म यहाँ पर तो आपको या इन्वेस्टर को जागरूक रहना पड़ेगा भाई। देखिए वो रहना कॉल पड़ेगा, देंगे, बिल्कुल सही बात। मैं इसीलिए वो ये जो कॉल आपका फोरम है ना, इसलिए ये बात बोली। के लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, हमारे मित्र महोदय का, उन्होंने अभी 1-2 महीने पहले एक नया अकाउंट खोला और जी उनको एक मैनेजर अलॉट कर दिया गया। उस मैनेजर को उसने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए 1,000 टाइटन ले लीजिए। तो उसने कहा भाई 1,000 टाइटन मैं कहाँ से लूं, 25 लाख का टाइटन मैं कैसे ले सकता हूँ। तो हम्म उसने कहा कि आप 8 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी कंपनी फाइनेंस कर देगी। हम्म अब आप ये सब बातें की जाती हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और लोग भी सुन सकते हैं इस चीज को। तो आपने कही उसी बात में बता रहा हूँ कि ब्रोकरेज हाउस तो कहेंगे खरीदो आपसे, लेकिन हम्म ये हम है ना कि हम उसमें जाएं या न जाएं। हाँ, भाई देखिए अपने वो को समझने की देंगे बात आपको, है। ब्याज पे पैसा भी दे देंगे, फिर आपसे ब्याज भी लेंगे, फिर आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी तो आपको किनारे कर देंगे। अब हाँ गोविंद जी, के लिए बस आपकी बात को मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट लेसर वैल्यू का है स्टार्टिंग का, और उसके हम्म बाद उन्होंने बढ़ा दिया है, देन आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट नोट को लगा के सेबी में कंप्लेन करिए। उसके अलावा और कोई चारा आपके पास है नहीं। नहीं, वही सेबी करेंगे हम। आपकी होगी और वहीं हम से आपका लोग होगा। वो जी शुरुआत के कॉन्ट्रैक्ट नोट, उनका यूनिक क्लाइंट कोड का कॉपी, और जहां जहां उनने ज्यादा चार्ज किया रैंडमली वो कॉन्ट्रैक्ट नोट का कॉपी वहां लगाएंगे। और जी मैं जो है ना सारा डिटेलिंग कॉन्ट्रैक्ट वाइज पूरा एक्सेल में बनवा रहा हूँ कंप्यूटर पे। तो ठीक पूरा है का फिर, ओके। पूरा कि अगर हम लोग थोड़ा सा सुनिए और किसी और स्पीकर पर चलेंगे। हमारे नीलेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नीलेश जी जरा आप अपनी बात को बताएं सर। हाँ गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किया और हमारे सब जो ऑडियंस है उनको ये सबक मिला है आपकी बात सुन के कि हम लोगों को सबको जागरूक रहना है, हम लोग सबको कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करने हैं, और ये जो ब्रोकरेजेस की कॉल्स हैं इनको भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल अपनी नहीं आंखें करना है। खोल के करना है। गोविंद जी आप म्यूट कर देंगे अपने आप को, क्योंकि अब हम नीलेश जी के पास जाएंगे जो वेट कर रहे हैं, इसके बाद अंकित जी के पास हम जरूर जाएंगे। नीलेश जी आप अपनी बात, या दुर्गेश जी जो भी हैं अपनी बात रखेंगे। नमस्कार राजीव साहब, नमस्कार सभी लोगों को।
देखिए थोड़ा अलग विषय है ये पूरा ब्रोकरेज का। तो हमें सबसे पहले एक तो हमको कैटेगरी बनानी चाहिए, हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। तो इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ज़ीरो ब्रोकरेज वाले प्लेटफ़ॉर्म पे चले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो जैसे आपने डायरेक्ट कोटक से कोई ऐसा प्लान खरीद लिया, आपने आपका टर्मिनल खुद ही आपने बना लिया, तो आपको वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आती है जो आपको ये इंटरनेट के माध्यम से वो आती है, वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन ये बहुत सारी सुविधाएँ आपको बहुत अच्छी हो जाती है। आपको आरएम पर्सनलाइज़ दिया जा सकता है, आप फ़ोन करके उनको बात कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन का हल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं, अलग-अलग ब्रोकरेज एक्सिस में भी होती हैं, आईसीआईसीआई में भी होती हैं। हालाँकि उनके चार्जेज़ जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं और ज़ीरो ब्रोकरेज वाले जो हैं वो कम रहते हैं। अब ये गोविंद जी ने ये कहा कि ये ब्रोकरेज ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये तो देखो हमारी गलती है, हम उनको चार्ज करने देते हैं, हमने चेक नहीं किया, हमने ठीक से ऑडिट नहीं किया, तो हमको ये करना चाहिए। अभी उनका कॉल फॉलो करना है या नहीं करना ये हमारी गलती है ना, कुछ भी खाना खाने दे दे और हम खा लें, ऐसे तो नहीं होना है ना। तो हमको भी थोड़ी पढ़ाई-लिखाई भी करनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ेगा, कौन-सा स्टॉक बाय करना है, कौन-सा सेल करना है, वो देखना हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड डिज़ाइन करना पड़ेगा। और दूसरा मलिक साहब जैसे आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो मैं थोड़ा अलग हट के थोड़ा बात करूँगा कि अभी ये जो सारे प्लेटफ़ॉर्म आए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे वॉइस कमांड वाले भी आने चाहिए, जैसे मलिक साहब ने बोल दिया, मेरा सौदा स्क्वायर ऑफ कर दो, मेरी जो भी ओपन पोज़ीशन है स्क्वायर ऑफ कर दो, हाथ भी नहीं बटाना है, खाना खाने बैठे हैं, 12 बजे ट्रेड आ गया, तो मेरे को सौदा करना है, तो वॉइस वॉइस पे सौदा सरखा हो जाए, ऐसा भी कुछ लेके आना चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत ही अच्छे नीलेश जी, आपने अपने ऑब्जर्वेशन रखे। एक तो जागरूकता आपने कहा ही, और दूसरा आपने जो कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमें अपना प्रोफाइल चेक करना है कि हम अगर एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं तो हमें ब्रोकरेज फ्री प्लान चाहिए। और दूसरा आपने ये भी कहा कि ये कुछ प्लेटफॉर्म अब ये लोग डायरेक्टली भी दे रहे हैं जिनमें बहुत कम प्रॉब्लम है, बड़े हाईटेक प्लेटफॉर्म है, वो भी दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अंतिम बात जो नीलेश जी आपने ये कही कि ये जो वॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो शायद देखिए अब जैसे आज जीरोधा टोटली विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन सारे सौदे हो रहे हैं वहां पे, और मतलब करोड़ों लोग या करोड़ों अकाउंट है उनके पास, या जितने भी हैं वो लोग सारे कर ही रहे हैं लोग वहां काम। तो शायद नेक्स्ट जो आप बात बोल रहे हो नीलेश जी, ये सच होने वाली है। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कोई ड्राइव कर रहा है, चाहे कोई खाना खा रहा है, चाहे कोई टॉयलेट में है, कैसे भी वो हालात में है और पैसा उसका दांव पे लगा हुआ है, अगर उसको स्क्वायर अप कराना है तो जैसे ये गूगल या किसकी ये सर्विसेज हैं आजकल, उनका गूगल असिस्टेंट आता है, आप उसको बोलो कि टेक मी टू दिस वेबसाइट, या एलेक्सा का भी आता है कि ये करा दो, वो करा दो। तो ये मेरे ख्याल आपने बिल्कुल ठीक विजुलाइज किया है अपना नीलेश जी। शायद ये आगे आने वाले समय में जरूर होगा कि आप फोन पे अपनी वॉइस मैसेज के थ्रू अपने सौदे वो करा सकेंगे। ये सर गुजरात में ये एक्चुअली लाइटर नोट में बता रहा हूँ कि गुजरात में जो डब्बे वाले हैं उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है पर अभी तक सेबी यहाँ में नहीं कर पाया है। वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे वॉइस नोट चलते हैं कि अगर आप टाइम पे अगर वहाँ पे फोन रिसीव नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वॉइस नोट भेज दो तो वहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल आगे आने वाले समय में नीलेश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये इट इज द something which will be done in the times to come. If डब्बा वाला can do it तो हमारे सेबी और ये ब्रोकरेज भी कर देंगे इसको। अब मैं नेक्स्ट अंकित जी जो काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं अंकित जी आप प्लीज अपनी बात रखिए। हाँ, सो ब्रोकर के बारे में है तो मैं तो ये डिस्कशन को एक ही चीज से स्टार्ट करूंगा कि वेपन से ज्यादा अपने वॉरियर का स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडियन
एयरफोर्स मैन 30 साल पुराने प्लेन से भी नए, जो पिछले 4-5 साल में नए प्लेन्स आए उनको भी उड़ा सकते हैं, हमने देखा है। तो विद दैट नोट अगर मुझे बात करनी है तो जो डिस्कशन अभी तक हुए मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि टॉपिक आया था हम लोकल डीलर से बात कर, लोकल जो हमारे यहाँ पे अकाउंट है या ये है उनसे हम अकाउंट खोला है। प्रॉब्लम तो अभी भी वही रहेगा, खुद से ट्रेड करो या ये करो, क्योंकि ये सब फ्रेंचाइजी है और वो भी इंटरनेट से ही ऑपरेट हो रहा है। अगर मेन सर्वर में ही प्रॉब्लम है तो जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है वो उनको भी फेस होगा, क्योंकि कोई यहाँ पे लीज लाइन डाल के क्योंकि इट्स बिट कॉस्टली, वो 5-6 लाख एक्स्ट्रा लग जाते हैं साल के। जिसने सब फ्रेंचाइजी ली है आपके लोकल में शायद वो ना करे इतना एक्सपेंस, तो वो एक पॉइंट रहेगा, वो प्रॉब्लम अभी भी रहेगा। दूसरा होता है कि डिपेंड करता है आपका जो भी आप ब्रोकर चूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, आपके मनी मैनेजमेंट पे। तो सारे इसका डिस्कशन करना है तो मैं बात करूं सबसे पहले, अगर कोई इन्वेस्टर है राइट, तो उसको तो जीरो ब्रोकरेज वाले जो है ब्रोकर, जीरोधा, स्टॉक्स, बायर्स, ये सब जीरो ब्रोकरेज पे चल रहे हैं, तो वहां पे कर लो, वो बेटर है। अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेडर कर रहा है तो देयर आर ब्रोकर्स जो आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं। इट्स लाइक आप 1 रुपया आप दो, 2 रुपया ब्रोकर देगा, इन दोनों मिला के आप 3 रुपए का माल खरीद सकते हैं। सिंस आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, 3-4 दिन का या हफ्ते भर का ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपको जो भी इंटरेस्ट भी पड़ता है वो 3-4 दिन या हफ्ते भर या 2 हफ्ते के हिसाब से बहुत कम पड़ता है, तो वहां पे भी आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप कोई इंट्राडे करते हो, कि इंट्राडे में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। पहले से अगर इंट्राडे आप कोई ऐसे ट्रेडर हो जो पूरा स्विंग राइड करते हैं, इंट्राडे स्विंग्स राइड करते हैं, 3-4 घंटे का ट्रेड करते हैं, तो आपका पोजीशन उस हिसाब से रहेगा। तो जब भी हम पोजीशन लेते हैं एज अ ट्रेडर, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, और कोई भी टेक्निकल ग्लिच भी आता है अगर इन केस, राइट, तो वो टेक्निकल ग्लिच आज के जमाने में 1-1.5 घंटे से ज्यादा रहता नहीं है, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन तुरंत निकाला जाता है। जैसे लास्ट वीक जीरोधा का क्लाउड फेयर का सर्विस ऊपर से ही सर्विस बंद हो गया, बेचारा जीरोधा भी क्या करे, उस टाइम पे इन्वेस्टिंग वगैरह ट्रेडिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आए थे, वो ग्लोबल आउटेज था। बट आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो कुछ आधे घंटे में उन्होंने रिपेयर कर दिया था उसको। तो अगर आप कोई इंट्राडे स्विंग कर रहे हो तो वहां पे भी आपका इश्यू नहीं आएगा। वही है कि आप लाइक, अगर जब भी आप एंट्री कर रहे हो और आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में रखा है तो यू आर सेफ, वरना थोड़ा बहुत आपको ज्यादा दे सकता है, चार्जेस पड़ सकते हैं। अगर आप कोई स्कैल्पर वगैरह हो और जीरोधा के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो 2-3 चीजें हैं, जैसे राजीव जी भी सुबह से यही पॉइंट पे बात कर रहे हैं। एक तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स दिन के ज्यादा है और आप 20-20 रुपए अगर पर ऑप्शन पर लॉट देते जा रहे हो, पर ऑर्डर देते जा रहे हो, तो आपका ब्रोकरेज ही ज्यादा हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आपको जो छोटे ब्रोकर्स है, एग्जाम्पल के लिए ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन है और आस्था वगैरह भी है, तो ये सारे ब्रोकर्स आपको एक मंथली प्लान देते हैं कि अच्छा महीने का 2,500 दे दो, महीने का 4,000 दे दो, आपको ब्रोकरेज हम चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो ऑप्शंस में दिन का 4-5 ट्रेड मिनिमम मार ही देते हो, तो आपका 250 रुपए का ब्रोकरेज के हिसाब से आपका 5,000 तो सिर्फ ब्रोकर को जा ही रहा है, तो उससे बेटर है आप वो वाला फैसिलिटीज ले लो, राइट। तो उस हिसाब से आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप कोई स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर में एग्जीक्यूशन का स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे आपको वैसा ब्रोकर देखना चाहिए जो आपको एक तो फिक्स ब्रोकरेज का प्लान भी दे कि महीने का इतना दे दो, ये कर दो, और प्लस आपको टर्मिनल भी दे। बिकॉज हम जो आज जब सपोज जीरोधा मैक्सिमम लोग यूज करते हैं तो उनको रिलेट हो पाएगा। यहाँ पे होता है कि मैं जीरोधा में ऑर्डर पंच करता हूँ, वो ऑर्डर इंटरनेट के थ्रू उनके सर्वर्स तक जाएगा, उनके सर्वर्स से वो एनएससी के सर्वर्स तक जाएगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। बट अगर किसी के पास टर्मिनल है तो टर्मिनल में ऑर्डर पंच किया हुआ ब्रोकर के सर्वर पे जाता ही नहीं है, वो सीधा जीरोधा के सर्वर पे जाता है। तो आपको वो जो एक स्कैल्पर के लिए जो वो 1-2 सेकेंड्स भी मैटर करता है, वहां पे आपको वो बेनिफिट मिल जाता है, एक प्रॉपर एज मिल जाता है। तो इसलिए हमेशा स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो तो फिर आपको वो ब्रोकर ढूंढना चाहिए जहां पे आपको टर्मिनल वगैरह मिल रहा है। तो अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरे पास आज के तारीख में 7 से 8 टोटल 8 डीमैट अकाउंट है, उसमें से 4 अकाउंट अभी भी एक्टिव है। एक जो पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसके लिए मैं अलग से रखा हुआ है, उसमें मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। फिर जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग का है, तो स्विंग ट्रेडिंग का एक अलग से अकाउंट रखा हुआ है जहाँ पे हम पोजिशनल जो हफ्ते भर का वगैरह लेते हैं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम फ्यूचर्स में ज्यादा होता है तो मुझे वो कैपिटल मैनेजमेंट टेंशन ना रहे, इसलिए मैं ये सारा अलग अलग रखता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग का मेरा अलग है। और जो इंट्राडे हम करते हैं
तो इंट्राडे के लिए मेरा अलग ब्रोकर है, और एक ब्रोकर जो चौथा ब्रोकर है उसमें पैसा डाल के मैंने रखा है, उसमें मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। जस्ट इन केस कभी कुछ ग्लिच हो गया, जैसे लास्ट वीक जीरोधा का ग्लिच हो गया और मेरे एसएल्स है सिस्टम में, बट समहाउ ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच वो एसएल एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो जो चौथा अकाउंट है ये बैकअप अकाउंट की तरह मैं यूज करता हूँ, और उल्टा पोजीशन खड़ा कर देता हूँ, तो जो भी वहां पे लॉस हो रहा है वो यहाँ पे प्रॉफिट होकर कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो हम टेक्निकल वर्ल्ड में रहते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, आपको वो समझ के ही चलना है। क्योंकि मेरे पास फायर्स का भी अकाउंट है, फायर्स में भी 6-6 घंटे के लिए ब्रोकिंग बंद हुआ है। एक दिन आई रिमेम्बर पोजीशन था, सुबह मार्केट खुला और उनका सर्विस ही बंद था, सर्विस दोपहर को 1 बजे चालू हुआ। आप कुछ नहीं कर सकते हो 4 घंटे में, राइट। और जब भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं तभी प्रॉब्लम्स एक्चुअली आज के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से, कोई ऐसे मैन्युअली हम ब्रोकर को फोन करेंगे लेकिन उनका सर्वर ही डाउन है तो वो बंदे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो केस में बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि फोन को उठा के साइड में रख दो, लाइन लोगों को बिजी आता रहेगा, बिकॉज वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये पार्ट टाइम पार्सल होने ही वाला है, साल में 1-2 बार ऐसा होगा भी कि जहाँ पे हमको ड्यू टू टेक्निकल चीजें हमको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से इट्स ओके, क्योंकि जितना फैसिलिटीज हम उठा रहे हैं साल भर घर पे या मोबाइल के कन्वीनियंस पे बैठ के, आजकल तो मैं देखता हूँ, मैं लाइव स्पेसेस करता हूँ तो कुछ लोग बाथरूम से भी ट्रेड करते हैं। अगर हमको इतना फैसिलिटीज मिल रहा है तो इट्स ओके मेरे हिसाब से। और जो दूसरा गोविंद जी ने बात किया था, तो ये जो छोटे ब्रोकर्स है, ये छोटे ब्रोकर्स के पास ये हमेशा इशू पहले भी रहा है, ये नई बात नहीं है, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा ही। तो हम जब भी छोटे ब्रोकर्स के पास ले रहे हैं, तो अगर कोई एज नहीं दे रहा है वो, क्योंकि दुनिया भी 1 पैसे या 0 ब्रोकिंग पे चल रहे हैं और वो अभी भी 10 पैसे दे रहे हैं, तो फिर उनको देखना चाहिए कि दुनिया में रेट अलग है, तो ये ब्रोकर के पास रह के मेरा एक्चुअली कोई फायदा है या नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको हमेशा आते ही रहेंगे। तो मैं पिछले 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में, और जिनके पास से मैंने सीखा था उनके पास से तो मैंने को एक ही चीज सिखाया है कि ब्रोकर हो गया या मैं कितना ट्रेड कर रहा हूँ, ब्रोकरेज हो गया, ये सब कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। अगर आज मैं कोई दुकान खोलूं तो मुझे, मेरे पास कस्टमर हो ना हो, मेरा बोनी हो ना हो, मुझे तो इलेक्ट्रिक भाड़ा देना ही है। अगर कोई स्वीपर आता है तो उसको तो पे करना ही है, राइट। क्या और कोई रिकरिंग कॉस्ट है वो तो देना ही है। तो इसके लिए मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता ना कि मुझे वो कॉस्ट आने वाला है इसलिए मैं एक दिन दुकान ही ना खोलूं, वो कॉस्ट रहने ही वाला है। तो अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ब्रोकर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ब्रोकरेज जो देना है, टैक्सेस जो देना है, उसके चक्कर में मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं ब्रोकरेज कम करके ये कर लूं, क्योंकि जहां पे आप थोड़ा पैसा बचाने जाओगे वहां पे फैसिलिटीज के वजह से शायद आपका उससे ज्यादा पैसा लॉस हो सकता है। तो एंड में टू क्लोज माय कॉन्वर्सेशन, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये ब्रोकरेज ये सब हमको नंबर्स दिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, दे रियली डू मैटर, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्किल्स कितना है। अगर आप अच्छा ट्रेड मार रहे हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा है, या जो भी आप ब्रोकरेज दे रहे हो उससे ज्यादा आपका सिंगल ट्रेड है, बीट स्कैल्पिंग बीट स्विंग, तो आपको वो ब्रोकरेज ज्यादा है कम है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको चाहिए मेंटल पीस कि प्लेटफॉर्म कितना कन्वीनियंट है मेरे लिए यूज करने के लिए, मैं कितना इजीली उसको मैनेज करके मेरे ट्रेड्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ, कितना मुझे कॉम्प्लेक्स है, मुझे पोजीशन में निकलना है, मुझे पोजीशन ऐड करनी है, मुझे एग्जीक्यूशन करना है, मुझे 4-5 जगह पे एक साथ पोजीशन बनानी है, तो वो प्लेटफॉर्म मुझे कितना कन्वीनियंस देता है। तो जो ये मॉडर्न ब्रोकर्स है, जीरोधा एंड डॉट, ये कितने भी ग्लिच करते रहे फिर भी लोग इनको ही यूज करेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो वो ऑफर कर रहे हैं वो है मेंटल पीस। एग्जीक्यूशंस बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं हमारे। सो विद दैट नोट मैं मेरा कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आई रेस्ट माय केस। थैंक यू वेरी मच अंकित जी, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई और आप मल्टीपल अकाउंट्स रखते हैं, आपने बहुत सी ऐसी चीजें शेयर की हैं डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब आज हम अपने टॉयलेट से भी ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर जो कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज हैं या टेक्निकल ग्लिचेस हैं उनके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। जब हम इतनी फैसिलिटीज चाहते हैं तो फिर इंटरनेट के या सर्वर के या उनकी प्रॉब्लम्स, कई बार उनके, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे वो छोटा ब्रोकर है फ्रेंचाइज वाला चाहे वो बड़ा है,
प्रॉब्लम अगर एनएससी से ही है या सर्वर ही डाउन हो जाता है एनएससी का, तो कोई कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, जैसे कि गोविंद जी और आप सब, राजवीर जी और अंकित जी, आप सब जानते ही हैं कि जब हम साइन करते हैं अकाउंट के लिए, उसमें सब कुछ लिखवा लिया जाता है कि अगर कोई ग्लिच होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई सर्वर डाउन होगा, वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए हमें, ये एक रिस्क है जो हम स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सब हाथ खड़े कर देंगे। आप पहले ही साइन कर चुके हैं कि अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है तो ये ब्रोकरेजेस और ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। अंकित जी, बहुत सी आपने डायमेंशंस बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एल्गोग्राम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात कहें। Hi Rajiv ji, very good evening. Hi listeners, this side Dinesh Arya from Algogram. तो राजीव जी, जैसे मोस्ट ऑफ द जो बड़े ब्रोकर्स हैं, मैं सभी का सब ब्रोकर भी हूँ, और क्योंकि मेरा काम भी इस तरीके का ही है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का, तो मैं काफ़ी सारे अकाउंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। इनिशियली मैं सभी लोग हम मैनुअल ट्रेडिंग करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर एक छोटे रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो देखिए, दुनिया में 100% तो कोई भी ठीक नहीं है। दुनिया में ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है जो 100% हो। इवन अगर नासा भी कोई रॉकेट भी स्पेस में भेजती है, तो उसका भी कोई 100% सक्सेस रेट नहीं होता है कि भाई हाँ वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जो सबसे बड़ी दुनिया की टेक कंपनी है टेस्ला, उसका भी एपीआई ऑटोमेशन फेल हो जाता है। बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं कि टेस्ला की गाड़ी वहां टकरा गई, वहां टकरा गई। तो यहाँ पर खेल ये नहीं है या बातें ये नहीं है कि भाई बुरी चीजें क्या हैं, क्योंकि यहाँ चोर सभी हैं। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो सभी चोर ही हैं। बट यहाँ पर कहानी ये आती है कि छोटा चोर कौन है। तो अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर फर्म्स, तो चोर सभी हैं, अपने अपने तरीके से सब अपनी इज्जत छुपाने में लगे हैं। कपड़े सभी के फटते हैं जब कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम भी अगर एक कंपनी खोल के बैठे हैं, अगर हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इवन मेरे में भी होंगी, राजीव जी में भी होंगी, और लोगों में भी होगी। तो अगर कोई भी कंपनी एक बिजनेस रन कर रही है और प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सर्वर क्रैश हो, चाहे एनएससी का डाटा का कुछ प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो, हर आदमी अपनी इज्जत बचाता ही अपने अपने टर्म्स पे। बट बीइंग एज अ रिटेल ट्रेडर या एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, तो हमें कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहिए जो छोटा चोर हो। बड़े चोर में से हमें एक छोटा चोर ढूंढना है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मान लीजिए अगर हम बात करें मैनुअल ट्रेडिंग की, क्योंकि मान लीजिए अगर आप मार्केट के अंदर एक कार खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखते हैं। तो हर आदमी की पसंद अलग है। अगर सभी आदमी की पसंद एक ही होगी, तो इस दुनिया एक ही गाड़ी को खरीदेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कोई आदमी बीएमडब्ल्यू पे जाता है, कोई मर्सिडीज पे जाता है, कोई मारुति पे जाता है, तो कोई फोर्ड पे जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। तो ट्रेडिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा और ये मान के चलना ही पड़ेगा कि दुनिया तो चोरों से भरी हुई है। अब छोटे चोर के साथ अगर हमें जाना है, बट अगर सर, छोटे चोर के साथ हमें एक जाना मिनट ही है। मदद करूंगा अलगोराम जी से। कृपया इस शब्द का प्रयोग अगर हम लोग ना करें तो उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त और भी कोई शब्द प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ये शब्द उचित नहीं लगता है, चोर शब्द का प्रयोग। अच्छा सर, तो ठीक है, मैं अपनी बात यहीं खत्म हाँ करता एल्गोग्राम जी, हम ये कह सकते हैं कि सभी लोगों में कमियां हैं, तो जिसमें ज्यादा कम, मतलब कम कमियां हैं उसके लिए जाएं। तो मतलब आप, मेरा ये जैसे ठीक है कि सीखना शब्द शब्द का चुनाव ठीक कर लें। भी शायद एक हमारे स्पीकर थे जो बता रहे थे कि उनके साथ 25 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। तो मैं मतलब एक जनरल टर्म्स में बात करूं, अगर तो अगर किसी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, या किसी के साथ भी 25 लाख का फ्रॉड हो जाएगा, तो वो क्या बोलेगा कि भाई चोर होगी, चोरी हो गई। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आपने कह दिया एक बार, वो हाँ। इशारा है। तो अब मतलब ये कि कमियां सब में हैं, चाहे छोटा ब्रोकर है चाहे बड़ा ब्रोकर है। तो हाँ, ठीक है। तो अब आगे अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो जैसा राजीव जी आपने बोला, कमियां सब में ही हैं। तो हमें वही आदमी ढूंढना पड़ेगा, यानी कि वही कंपनी ढूंढनी पड़ेगी कि जिसमें सबसे कम कमियां हों, और जहां पर हमारी जरूरतें ज्यादा से ज्यादा पूरी हो सकें। क्योंकि हमें तो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए कि भाई हमारी कभी भी कोई भी टेक्निकल एरर ना हो। और वो नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज, है ना,
तो हमें चाहिए कि भाई सर्विस पूरी मिले, और वो हमारा हक भी है, क्योंकि हम किसी से फ्री चीज तो ले नहीं रहे हैं कि भाई हम फ्री ले रहे हैं, हमें सब कुछ फ्री दिया जा रहा है तो हम कॉम्प्रोमाइज करें, वो नहीं है। हम अच्छा खासा पैसा पे करते हैं ब्रोकरेज के फॉर्म में, तो हमें सर्विस चाहिए। तो सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं जो आपका टॉपिक है कि ब्रोकरेज प्लान्स और ट्रेडर्स, तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी ट्रेडर है और वो मैनुअल ट्रेडिंग करता है, अगर मैनुअल ट्रेडिंग करता है, तो देखिए उसके अंदर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। एक ये कि उसको वो एक इस नया ट्रेडर है, तो उसके लिए हो सकता है कि इजी टू यूज प्लेटफॉर्म उसको चाहिए, क्योंकि उसके पास उतना स्किल्स नहीं है उस टाइम पे कि कैसे चीजों को यूज किया जाता है इन अ बेटर वे। तो हो सकता है उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है कि इजी टू यूज प्लेटफॉर्म, जिसमें अगर हम बात करें ज़रोदा, क्योंकि इतने सारे यूजर्स ज़रोदा पे इसीलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत इजी टू यूज है, और सिंगल क्लिक के ऊपर आपको बहुत इजीली चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, और आप इजी टू लर्न है बेसिकली। कि अगर एक 18 साल के बच्चे से लेकर और अगर कोई 60+ आदमी भी है, अगर वो भी उसको यूज करेगा, तो शायद बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप उसको इजी टू लर्न कर सकते हैं कि ऑपरेट करने के टर्म्स में। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि यार मुझे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको मैं इजी टू यूज कर सकूं, क्योंकि मेरे इतना मार्केट को लेकर नॉलेज नहीं है और मैं टेक्निकल भी नहीं हूं, तो आप ज़रोदा की तरफ जाइए, राइट। और मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट फिर थोड़ा सा हटके हो जाता है कि आपको चाहिए कि यार मुझे कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा ड्रिवन हो और टेक्नोलॉजी को ज्यादा सपोर्ट करती हो, एग्रेसिव होके। और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को पसंद करते हैं, या उस तरह की चीजें आपको चाहिए कि मुझे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो टेक्नोलॉजी को ज्यादा सपोर्ट करे और पैसा कम चार्ज करे टेक्नोलॉजी को लेकर। तो जैसा हम जानते हैं कि ज़रोदा मोस्ट ऑफ द जो भी उसकी प्रीमियम सर्विसेज हैं, मतलब जो बाकी कंपनीज फ्री देती हैं, बट वो उसके लिए चार्ज करती है, बट ठीक है, वो हर कंपनी का अपना अलग अलग हिसाब है। बट ऐसे फॉर्म में आप फायर से एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जो जिसमें बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, मतलब फ्लो तो खैर जो आपका जिसको डाउन टाइम बोल देते हैं, वो तो सभी कंपनीज का पार्टी है, बट टेक्नोलॉजी को लेकर आपको कहीं ना कहीं वहां पर चीजें फ्री भी मिल जाती हैं और बेटर भी मिल जाती हैं। बाकी अगर बात करें हम, बाकी और भी कंपनीज हैं, जैसे आपका अपस्टॉक हो गया, राइट। अब अपस्टॉक में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, बट उसका प्लेटफॉर्म आपको थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। उसके बाद एंजल वन है, एंजल वन का आप अगर ऐप यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मैनुअल ट्रेडर हैं बेसिकली, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। हेलो, हाँ। आपको अपनी रिक्वायरमेंट जो है ना वो समझनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका फोकस ज्यादा है, या आपका स्पीड को लेकर फोकस ज्यादा है, या आपका डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज एक पार्ट है कि यार बाकी सब चलेगा, बस मुझे ब्रोकरेज जो है ना वो मेरा काम हो जाए। तो अगर ब्रोकरेज आपका पॉइंट है तो उसके लिए कोटक एक अच्छा ऑप्शन है। अभी मैं कोटक की थोड़ी सी और बातें करूंगा जब मैं एल्गो के ऊपर अभी बात करूंगा कि एल्गो से रिलेटेड अगर आपका काम है तो फिर आप जो है ना वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोटक एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि कोटक के अंदर अगर आपकी एज जो है वो 30 ईयर ओल्ड अगर आप हैं, मतलब सॉरी 30 से अगर आपकी एज कम है, तो वो आपको ऑप्शन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका जीरो ब्रोकरेज जो है ना वो आपका प्लान रहेगा। जीरो ब्रोकरेज आपका प्लान रहेगा। तो अगर आप बिगिनर, क्योंकि आप 30 के अंडर हैं, तो आप बिगिनर हैं, तो आपका इंट्राडे पे आप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस या जो भी, मतलब सभी पे आपका जीरो ब्रोकरेज है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो है IIFL, जैसे मैंने रिसेंटली यूज किया, तो उसमें मुझे उसके प्लेटफॉर्म पे मुझे जब मैंने देखा तो काफी सारी प्रॉब्लम्स मुझे नजर आई। क्लियर इंडिकेशन वैसा नहीं था वहां पर उसकी। अगर पोजीशंस को अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हो वहां पर। और वहां पर मुझे एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी देखने को मिली जो मेजर प्रॉब्लम थी, मतलब वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो मेरा ओपिनियन है कि एक नियो स्टॉक करके कंपनी है, सॉरी नियो स्टॉक कह रहा हूँ, एक स्टॉक्स कार्ट करके कंपनी है जो सिर्फ आपको प्रॉफिट होने पर ही ब्रोकरेज चार्ज करती है। तो मेरा सजेशन ये है कि देखिए, अगर आप बड़ी कंपनी के लिए सोच रहे हैं और आप मैनुअल ट्रेडर हैं, तो आप कोटक
के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोटक एक फुल बैंक है पहली बात तो, और आपके आसपास ब्रांचेस इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपको किसी भी तरह की ब्रोकरेज नहीं है अगर आप अंडर 30 हैं तो जीरो ब्रोकरेज है, वो आपके लिए अच्छा है। बाकी टेक्निकल ग्लिच छोटे मोटे सब जगह आते हैं। अगर हम बात करें कि आपका फोकस एल्गो ट्रेडिंग को लेकर है, कि आपका ये है कि नहीं यार मुझे अभी ही एक अकाउंट ऐसा ओपन करना है जो मेरा मैनुअल भी प्रॉब्लम फिक्स कर दे, कि मैं उसमें कर लूं, प्लस उसके साथ में मुझे एल्गो ट्रेडिंग का भी आगे फ्यूचर में फोकस करना, और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे अकाउंट चेंज करूं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ज़रोदा है, ज़रोदा आपको एपीआई का चार्ज करता है। तो आप में से आप और मैं बहुत सारे लोग हैं जो हमारा इंडियन मेंटेलिटी जो होता है वो उसी तरीके का रहता है कि यार अगर फ्री में कुछ हो जाएगा, जुगाड़ हो जाए, तो मतलब हम क्यों पे करें, वो सभी का ही है, आपका मेरा सभी का ही है। तो अगर अगर कोई आदमी पे करना चाहता है, वो मतलब एग्री टू पे है कि यार नहीं मुझे पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़रोदा को डेफिनेटली आप अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं। बट उसके अंदर अगर आप बहुत बड़ा आउट ऑफ द मनी का स्प्रेड बनाते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद फायर्स को मैं बोलूंगा कि अगर आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फायर्स एक कंपनी है जो फ्री में आपको एपीआई प्रोवाइड करती है, कोई चार्ज नहीं है। ब्रोकरेज भी उसका नॉर्मल ही है, और डाउन टाइम की भी मैं अगर बात करूं तो कम है। बट फायर्स की एपीआई में एक प्रॉब्लम है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर अगर आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं और अगर आप इंट्राडे को ही फोकस कर रहे हैं तो वो आपके लिए शायद सबसे बेस्ट है। वो फ्री है, ब्रोकरेज कम है, उनका इंटरफेस मोबाइल का शायद ज़रोदा के बाद सबसे अच्छा इंटरफेस उनका है, और बाकी सब भी बहुत अच्छा है, एपीआई भी बिल्कुल फ्री है। बट सिर्फ इंट्राडे के लिए, जैसे ही अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो वहां पर एपीआई जो है फायर्स का वो अनस्टेबल हो जाता है, और आपको नेक्स्ट डे मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 100 में से 90 बार आपको एग्जिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी पोजीशन अपडेट नहीं होती है। तो अगर उस तरह का है आपका तो आप फायर्स के साथ नहीं जा सकते। हाँ, अगर इंट्राडे प्योर आपका है, कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, तो फायर्स आपके लिए बेस्ट है। अब उसके बाद मैंने रिसेंटली मुझे काफी सारे लोगों ने एडवाइस किया कि मेरे सर्कल में कि आईएफएल जो है ना वो काफी अच्छा चल रहा है आजकल, उसका काफी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पे काफी मतलब चल रहा है। तो मैंने रिसेंटली ही उसका अकाउंट ओपन करा और उसका मैंने टेस्ट किया, काफी अच्छे फंड पे मैंने टेस्ट किया। तो वहां पर जो मैंने आपको बताया था कि एक मेजर प्रॉब्लम जो था वो सामने आया, वो ये था कि पोजीशन जो था वो क्लोज नहीं हो रहा था वहां पर। इवन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिना प्रॉब्लम के भी जो पोजीशन था वो क्लोज नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं था, ये तो एक टेक्नोलॉजी को मान लेते हैं कि चलो एक टेक्निकल ग्लिच था। प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि एक एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि शायद पोजीशन क्लोज नहीं हुई है। मैंने जब कस्टमर केयर वाले से बात की, जो डेडिकेटेड एक आदमी मुझे अलॉट हुआ था, मैंने जब उसको बताया कि मुझे मेरी गट फीलिंग है, जो एक्सपीरियंस है मुझे कि मेरा पोजीशन क्लोज नहीं हुआ होगा, तो प्लीज आप क्या चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ आपका जो पोजीशन है वो क्लोज नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो ये तो मुझे पता था कि शायद नहीं हुआ होगा, तो मैंने कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को कॉल किया। बट अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर होता तो शायद मुझे पता भी नहीं होता, तो मैं कॉल भी नहीं करता, तो मेरी पोजीशन तो चलती रहती। और वो नॉर्मल मतलब जिसको हम कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं, एमआईएस नहीं। दिनेश जी आप प्लीज अगले कुछ सेकंड्स में सम अप करेंगे, बिकॉज अदर्स एक दो और इम्पोर्टेंट स्पीकर वेट कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की है। प्लीज अपने को कंक्लूड कीजिए। तो जो ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपने एंड से भी पोजीशन जब क्लोज किया, वो क्लोज करने के बाद भी वो पोजीशन क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि उनका इंटरनली एक और ग्लिच है कि उनकी दो सेपरेट टीम है, जिसकी वजह से आपकी जो पोजीशन, जो एल्गोरिथमिक जो पोजीशंस होती है वो अलग जगह से एग्जिट होती है, और जो नॉर्मल पोजीशंस होती है वो मैनुअल जो पोजीशंस होती है वो अलग जगह से। तो उनकी खुद की टीम में इतना कंफ्यूजन था कि वो एल्गोरिथमिक जो ट्रेड्स हमारी हुई हैं उनको मैनुअल जो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से एग्जिट कर रहे थे, वो स्टिल पोजीशन जो थी वो एक्टिव थी, जो डे एंड के ऊपर मतलब मुझे पता चला, फिर से जब मैंने कंफर्म किया तो उसको एग्जिट किया एट लास्ट। फिर मैं एक चीज आपको बताऊंगा, एक और ब्रोकर जो मैंने कहा था कोटक का, मैं फिर लास्ट में बताऊंगा आपको कि उसका, और कोटक का भी मैं पैरेलली जो था वो इसको मैं टेस्ट कर रहा था। और मैं शौक
एक शॉकिंग रिजल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोटक का एपीआई इतना स्टेबल है। बट बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में शायद कुछ कोटक ने अपग्रेड किया होगा, माइट बी, बट बाकी कंपनीज की कंपैरिजन में जो रिजल्ट मेरे सामने आए हैं, मैं उसको देख के शॉक था मैं, कि कोटक में एक भी दिन प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, या मेरी ट्रेड में प्रॉब्लम है, या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है। तो इवन मैंने रिसेंटली जो है वो पिछले ही वीक मैंने एक और अकाउंट जो है वो कोटक का ओपन किया अपने फैमिली मेंबर के नाम पे ही, और अपना जो फंड था जो आईआईएफएल में फायर्स में, वो वहां से पूरा का पूरा फंड यहाँ पर शिफ्ट किया है। ऊपर से क्योंकि यहाँ पर एक जो ऑफर आपको मिलता है 30 के एज के अंदर अगर आप हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर है, तो आपको कोई भी ब्रोकरेज देना ही नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज कुछ चार्ज इनका स्टार्टिंग में शायद है। तो मैं वहां पर शिफ्ट हुआ हूँ रिजल्ट के साथ जो मैंने देखा। तो ये है कि अगर आपको ब्रोकरेज जीरो चाहिए तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इजी टू यूज प्लेटफॉर्म चाहिए, बिल्कुल मिनिमम ब्रोकरेज चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना जो सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एल्गोग्राम जी। एल्गोग्राम जी ने या दिनेश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बहुत सारी ब्रोकरेजेस के अपने एक्सपीरियंस बताए। और दोस्तों ये जो 30 वाला जो प्लान हाईलाइट किया है दिनेश जी ने, एल्गोग्राम वालों ने, ये वाकई बहुत ही शानदार है। क्योंकि अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो आपको कोई किसी किस्म की ब्रोकरेज देनी ही नहीं है, चाहे डिलीवरी हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका पूरा यूज करना चाहिए जिनके भी घर में जो मेंबर 30 से नीचे वाले हैं। बल्कि मैंने प्रोटेस्ट किया कोटक को, मैंने उनको बोला कि आपने जो 30 से नीचे को ये फैसिलिटी दी है, तो आई एम 65, तो आप 60 से ऊपर वालों को भी ये दीजिए, हम सीनियर सिटीजन्स को क्यों नहीं है आप दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि नहीं जी, हम तो जो बच्चे आए हैं उनको एनकरेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ग्रेटफुल हूँ जो सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। अब मैं प्रतीक जी, जो खुद ही एक बहुत ही वेटरन ट्रेडर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छा स्पीकर भी हैं, अच्छे स्पीकर भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रीफ में गाइड करेंगे हमें अच्छा ब्रोकर कैसे चुने और कौन सा प्लान ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए। थैंक यू राजीव सर। मैं ब्रोकरेज को साइड में रख के मैं कुछ ऐप्स के ना प्लस पॉइंट बताता हूँ जो शायद लोगों को नहीं पता होगा। पहला आईसीआई डायरेक्ट। आईसीआई डायरेक्ट के अंदर एक ऑप्शन प्लस और एक फ्यूचर प्लस करके एक फैसिलिटीज है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन ऑप्शन बाय कर रहे हैं, 100 रुपए का 50 का लॉट है, तो अपन को 5000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। मतलब मार्जिन दो चाहे प्लेज करो चाहे कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है। बट आईसीआई के अंदर ऑप्शन प्लस के अंदर एक फीचर है जिसके अंदर अपन स्टॉप लॉस इनबिल्ट डाल के अपना मार्जिन रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे सपोज अपन ने स्टॉप लॉस डाला 42 का, तो उनका जो अप्रोक्सीमेटली जो पर लॉट का मार्जिन होगा ना, वो 600 रुपीज ही रह जाएगा। मतलब उनका कुछ रिस्क रिवॉर्ड निकालने का कुछ मैकेनिज्म है, उससे आपका मार्जिन है ना रिड्यूस हो जाएगा। तो जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो कम अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन प्लस में, और सेम ही फ्यूचर प्लस में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इसके अंदर फ्यूचर के अंदर ब्रोकरेज नहीं है। अगर आप नियो प्लान लेते हैं, नियो प्लान के साथ 250 रुपीज समथिंग वन टाइम चार्ज है, उसके बाद आपका 20 रुपए पर लॉट के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है। और जो एपीआई वाली बात है, उसके अंदर आईसीआई डायरेक्ट का ब्रिज के साथ टाई अप है, तो वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आईसीआई डायरेक्ट की जो नई ऐप है वो रियली बहुत अच्छी ऐप है, और मैं पिछले आईसीआई डायरेक्ट को आई थिंक 6 या 7 साल से यूज ले रहा हूँ। मैंने आज तक ऑलमोस्ट डेली ट्रेडिंग करता हूँ मैं, आज तक सिर्फ 2 बार डाउन टाइम देखा है मैंने। बट उसमें भी प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनके ऑफलाइन रहते हैं, आप उनको कॉल करके आप लगा सकते हो। ये कस्टमर केयर वाला नहीं है, ऑफलाइन आपकी सिटी में कस्टमर केयर वाले रहते हैं, तो अगर आपका सौदा अटकता है तो आप उनको कॉल कर सकते हो। दूसरा मैं एडलवाइसिस ऐप के बारे में बताता हूँ। उसका एक लाइट प्लान है जिसके अंदर 10, अगर आपको ब्रोकरेज कम में जाना है, और मुझे सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म एडलवाइसिस लगता है, उसके अंदर 10 रुपए का फिक्स ऑर्डर है। बट उससे अच्छी मोबाइल ऐप कोई सी भी नहीं है अगर आपको चार्ट देखने हैं चाहे कुछ भी देखना है। इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू की मोबाइल ऐप से भी ज़्यादा अच्छी ऐप है एडलवाइसिस की। आपको सब ऑलमोस्ट सारे फैसिलिटी चार्ट के अवेलेबल है। ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेंज जाके देखोगे, रियल टाइम अपडेट होती है, बिल्कुल जो पेड सॉफ्टवेयर में होती है ना, वैसी रियल टाइम अपडेट्स उनके पास, उनके ऑप्शंस के अच्छे टूल्स उस ऐप में अवेलेबल है।
तो मुझे ये दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे लगते हैं। जीरोधा बेस्ट है, जीरोधा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीरोधा की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे लिए, मैं इंडिविजुअली बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी क्रिएट करके निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मतलब 500-700 पॉइंट नीचे और 500-700 पॉइंट ऊपर की बहुत बड़ी रेंज क्रिएट करता हूँ वीकली में। तो फिर वो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन में बहुत नाटक करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। इन शॉर्ट में सर मेरा यही व्यू था। प्रतीक जी, आपने जो कुछ पॉइंट्स बताए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो बिल्कुल टच भी नहीं हुए थे, और आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने ऑडियंस के साथ वो शेयर किए जिन चीजों के बारे में, मतलब डिफरेंट ब्रोकरेजेस के पास क्या प्लस पॉइंट्स हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह, खासकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में आपने बताया आपका एक्सपीरियंस, एडलवाइस के बारे में आपने बताया अपना एक्सपीरियंस, तो ये बहुत ही यूजफुल है। कोटेक के बारे में हमारे एल्गोग्राम जी ने बताया। तो देखिए, यही पर्पस था आज की स्पेस का कि हमें डिफरेंट ब्रोकरेजेस में क्या क्या प्लस पॉइंट हैं और ब्रोकरेजेस के प्लान्स कैसे कैसे हम उनको यूज करें। तो ब्रोकरेज के साथ साथ अगर उनके फीचर्स भी हमें पता हो, जैसे प्रतीक जी ने बताया, तो उनका भी हम इस्तेमाल करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रोकरेज के लेवल को कम कर सकते हैं। तो ये भी, जैसे कि हमारे दोस्तों ने आज यहाँ कहा कि ये एक बिजनेस है, तो इसको हमें बिजनेस की तरह ही लेना है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को, और इसमें हम जितनी अपनी कॉस्ट कट कर सकते हैं उतनी हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और जितने हम और एडिशनल फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना हम अपने प्रोडक्टिविटी और फ्रूटफुलनेस बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट में अब हमारे पास एक स्पीकर और सर थे, मैं एक लेकिन लाइन सर मैं जी एक जी, लाइन और हाँ ऐड कर प्रतीक देता हूँ प्रतीक जी कि बोलिए। हाँ सर, ये जो मार्जिन ऑप्शन प्लस के अंदर और फ्यूचर प्लस वाला जो फीचर है ना, जो एडिशनल मार्जिन दे रहा है ट्रेडिंग में बाइंग के साइड में, ये एट प्रेजेंट कोई भी ब्रोकर नहीं दे रहा है एक्सेप्ट आईसीआई के अलावा, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया ना, एक कैलकुलेशन रफली कि आपको 5,000 रुपये में एक लॉट मिलता है अगर आप 100 रुपये अगर भाव चल रहा है, 50 निफ्टी की लॉट साइज है। बट आईसीआई डायरेक्ट के अंदर आप 600 से 700 रुपये, एक्चुअल में वो डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस कितना दूर का लगाते हो। जितना पास का स्टॉप लॉस लगाओगे ना, उतना कम मार्जिन होगा। तो अगर सपोज किसी के पास 10,000 रुपीज है, तो 10,000 में वैसे तो 2 लॉट होते हैं, बट अगर आप आईसीआई डायरेक्ट के थ्रू करोगे तो आपके 6-7 लॉट आराम से हो जाएंगे। और उसमें एक चीज बेनिफिट और है ना, बट वो ऐसे ऐसे मार्केट में देखो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी मूव आ रहे हैं। ऐसे में जब स्टेबल मार्केट होता है ना, तब वो बहुत अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस है उसके अंदर, वो ऑटोमेटिक काट ही देगा आपको, आपको रुक पूछेगा नहीं कि आपने कुछ लगाया। तो जो बड़े लॉसेज होने से भी है ना, आप बच जाते हो ऑप्शन प्लस की फैसिलिटी यूज लेने के। बट वो उन्हीं लोगों के लिए जो डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, उनको इनबिल्ट ही लग गया ना, जैसे अपन ने 50 रुपए पे बाय करा और अपन ने अपना स्टॉप लॉस 38 पे लगाया सपोज, तो 38 पे ऑटोमेटिक सिस्टम पोजीशन हटा देगा, आपका मार्जिन भी रिड्यूस हो जाता है और अपना रिस्क भी मैनेज हो जाता है। तो मैं उस तरीके से लेता हूँ। बट कोई अगर इसको रॉन्ग वे में लेगा तो फिर वो ये हो जाएगा कि वो ज्यादा ट्रेडिंग करने लग जाएगा, उसके रिस्क से ज्यादा क्वांटिटी लॉट ले लेगा, तो वो उसके साइड इफेक्ट भी है। तो वो पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच प्रतीक जी, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर अंकित जी, वेल्थवर्स, राजवीर जी, प्रतीक जी, और रिकॉर्डिंग स्पेस का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जो लोग लाइव रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते उनके लिए ये रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, जो कि आपको काफी टाइम तक बाद में भी अवेलेबल रहता है। काफी टाइम क्या, मेरा मतलब फॉरएवर ही एक तरह से हो गया। आप कभी भी जाके इनको हमारी जो डिफरेंट स्पेसेस हैं, ये ना केवल हमारी बल्कि कोई भी स्पेस जहाँ पे भी ये जाते हैं रिकॉर्डिंग स्पेस, ये साइलेंटली जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका। राजवीर जी का मैंने आपको बताया ही था कि एक सिस्टम है जो इनकी आईडी पे आप यूज कर सकते हैं, जिसमें निफ्टी की ट्रेडिंग का ये बहुत अच्छा एक इन्होंने बनाया हुआ है जो फ्री ऑफ चार्ज है, आप उसको देख सकते हैं। वेल्थवर्स जी भी आपको वेल्थ मैनेजमेंट की गाइडेंस दे सकते हैं। प्रतीक भी एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग वेटरन ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है, और स्पेस भी मैनेज करते हैं। अब ये थिक एप्पल, क्या ये नाम से कोई है, ये कुछ कहना चाहेंगे क्या?
आई थिंक ये थिक पेपल जो है ये कुछ अपना कोई म्यूजिक चल रहा है इनका, मैंने रिमूव कर दिया इनको। तो फ्रेंड्स, इट्स नाउ टाइम टू एंड दिस स्पेस। आई एम अगेन ग्रेटफुल टू वेल्थवर्स, राजवीर जी, प्रतीक जी, रिकॉर्डिंग स्पेस, अंकित जी, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी थॉट्स शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच।